नमस्कार, मैं पूनम तांगर और आप देख रहे हैं एएमबी नेटवर्क। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। 4 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आज गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। पारंपरिक भोज कार्यक्रम में होंगे शामिल। सीएम योगी ने जनता दर्शन भी गोरखपुर में आज लगाया है। बड़ा अपडेट, जहां आज गोरखपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे, पारंपरिक भोज में शामिल होंगे। सीएम योगी ने जनता दर्शन भी लगाया है, जहां सभी लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी और उनका निस्तारण भी किया जाएगा। तो बड़ा अपडेट, जहां 4 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। गोरखनाथ मंदिर में आज पूजा अर्चना कर ली गई। सीएम योगी ने जनता दर्शन भी लगाया, जहां लोगों की समस्याएं भी सुनी। तो मुख्यमंत्री गोरखपुर के 4 दिवसीय दौरे पर बने हुए थे। आज दौरे का चौथा दिन, जहां गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। साथ ही साथ पारंपरिक भोजन कार्यक्रम में भी आदित्यनाथ शामिल होंगे। सीएम योगी ने जनता दर्शन भी लगाया, जिसमें लोगों की समस्याएं सुनी गई। तो बड़ा अपडेट, जहां 4 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हुए हैं। गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की, पारंपरिक भोज कार्यक्रम में भी शामिल हुए। साथ ही साथ सीएम योगी ने जनता दर्शन भी लगाया। तमाम लोगों की समस्याओं को जनता दर्शन में सुना गया। तो 4 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हुए हैं। पारंपरिक भोज कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। सीएम योगी ने जनता दर्शन लगाया, जहां तमाम लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे थे और सभी की शिकायतों को सुना गया। साथ ही साथ अधिकारियों को जल्द से जल्द निस्तारण के निर्देश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों को दिए। तो 4 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हुए हैं। आज दौरे का चौथा दिन है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन भी लगाया, लोगों की समस्याएं भी सुनी गई। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सीटों को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच हुई लड़ाई से इंडिया अलायंस को लेकर दलों के बीच चल रही कई गलतफहमियां दूर हो गई हैं। सपा प्रमुख अखिलेश के बयानों और कांग्रेस में शीर्ष नेतृत्व के हस्तक्षेप से मामला सुलझने के बाद 2 बातें साफ हो गईं। पहली ये कि विधानसभा सीटों के बंटवारे को लेकर सपा की जिद, आपकी हट और कांग्रेस के सख्त रुख से स्पष्ट हो गया है कि इंडिया का गठन राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की एकजुटता और बीजेपी के खिलाफ लोकसभा में विपक्ष का एक कद्दावर उम्मीदवार उतारने की मोटी सहमति तक ही सीमित है। इसका विधानसभा या उससे निचले स्तर के चुनावों से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात यह स्पष्ट हो गई है कि जिस राज्य में इंडिया अलायंस की जिस पार्टी का प्रभुत्व होगा, ड्राइविंग सीट पर वही पार्टी होगी और बाकी दल रोड़ा नहीं बनेंगे। सूत्रों का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 270 सीटें कांग्रेस के पास रहेंगी, जबकि 270 सीटें अन्य सहयोगी दलों को देने की तैयारी भी की जा रही है। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। 2024 चुनाव से पहले अखिलेश यादव का केदारनाथ दौरा। अखिलेश ने परिवार के साथ देवप्रयाग में मनाया दशहरा पर्व। अखिलेश यादव ने गंगा में स्नान कर आशीर्वाद लिया। पत्नी डिंपल और बच्चों के साथ देवप्रयाग पहुंचे थे अखिलेश यादव। तस्वीरें, जहां अखिलेश यादव ने गंगा में स्नान कर आशीर्वाद लिया। पत्नी डिंपल और बच्चों के साथ देवप्रयाग अखिलेश यादव पहुंचे थे। बड़ा अपडेट, जहां अखिलेश यादव ने 2024 चुनाव से पहले केदारनाथ का दौरा किया। अखिलेश ने परिवार के साथ देवप्रयाग में दशहरा पर्व मनाया और साथ ही साथ अखिलेश यादव ने गंगा में स्नान कर आशीर्वाद भी लिया। अखिलेश यादव यहां पत्नी डिंपल और बच्चों के साथ देवप्रयाग पहुंचे थे, जिसकी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। कल अखिलेश यादव केदारनाथ पहुंचे थे और उसकी तस्वीरें अब साझा की गई हैं। अखिलेश यादव ने गंगा में स्नान किया, आशीर्वाद लिया। पत्नी डिंपल और बच्चों के साथ देवप्रयाग में अखिलेश यादव नजर आए। हालांकि 2024 चुनाव से पहले अखिलेश यादव कल केदारनाथ पहुंचे थे। उनकी तस्वीरों को साझा किया गया। अखिलेश ने परिवार के साथ देवप्रयाग में स्नान किया, आशीर्वाद लिया। साथ ही साथ पत्नी डिंपल और बच्चों के साथ वो यहाँ पहुंचे थे। तो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले केदारनाथ का दौरा करते हुए अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं।
यहाँ अखिलेश यादव अपनी पत्नी और बच्चों के साथ पहुंचे थे। देवप्रयाग में दशहरा पर्व मनाते हुए नजर आए। ये तस्वीरें केदारनाथ दौरे की, जहां 2024 चुनाव से पहले अखिलेश यादव केदारनाथ दौरे पर पहुंचे। अखिलेश ने परिवार के साथ देवप्रयाग में दशहरा पर्व मनाया। अखिलेश यादव ने गंगा में स्नान किया, आशीर्वाद लिया। उनके साथ उनकी पत्नी डिंपल और बच्चों के साथ देवप्रयाग अखिलेश यादव पहुंचे थे, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। 2024 चुनाव से पहले अखिलेश यादव का केदारनाथ दौरा। तो वहीं पूरे देश भर में दशहरा और विजयदशमी का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। देश की कई जगहों पर विजयदशमी के अवसर पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले का दहन किया गया। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक इस उत्सव को लोगों ने धूमधाम से मनाया। इस बीच नोएडा के सेक्टर 21 में स्थित नोएडा स्टेडियम में भी दशहरा के मौके पर रावण दहन किया गया। इसके लिए नोएडा स्टेडियम के रामलीला ग्राउंड, मेला क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। हजारों की संख्या में लोग रावण दहन देखने पहुंचे, जहां धूमधाम के साथ दशहरा का पर्व मनाया गया। ये तस्वीरें नोएडा के सेक्टर 21 से निकलकर सामने आई, जहां रावण दहन में लोग हजारों की संख्या में यहाँ पहुंचे थे। नोएडा स्टेडियम में धूं कर रावण को जलाया गया। मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले भी यहाँ जलाए गए थे। इसके मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए थे। रूट डायवर्जन भी यहाँ किया गया था। ये तस्वीरें नोएडा के सेक्टर 21 की इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां नोएडा स्टेडियम में धूं कर रावण जलाया गया। हजारों की संख्या में यहाँ भीड़ पहुंची थी रावण दहन को देखने के लिए, और साथ ही साथ प्रशासन की ओर से यहाँ पुख्ता इंतजाम भीड़ के मद्देनजर किए गए थे। रूट डायवर्जन भी किया गया था और स्टेडियम के कई दूरी तक स्टेडियम से लेकर सड़कों पर बैरिकेडिंग की गई थी। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट था, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। हजारों की संख्या में लोग रावण दहन को देखने निकले थे और इसी के चलते रूट डायवर्जन भी किया गया था। तो वहीं इजरायल और हमास के बीच जारी जंग का आज 19वां दिन है। गाजा से बेहद खौफनाक खबर सामने आ रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि फ्यूल यानी ईंधन की कमी के चलते गाजा के 6 हॉस्पिटल बंद करने पड़ गए। इनमें 1000 लोग डायलिसिस पर हैं, जबकि 130 प्रीमैच्योर बच्चे भी इसमें शामिल हैं। अगर हालात नहीं सुधरे तो आईसीयू में मौजूद दूसरे अस्पतालों के मरीजों की जान जा सकती है। गाजा में अब तक राहत सामग्री लेकर कुल 54 ट्रक पहुंचे हैं। परेशानी की बात यह है कि इनमें से किसी में भी फ्यूल नहीं था। दवाइयां और फूड आइटम्स के साथ ही पानी भेजा गया है। 250 ट्रक इस हफ्ते पहुंचेंगे, लेकिन इनमें पेट्रोल और डीजल भेजा जाएगा या नहीं, ये बात साफ नहीं हो पाई है। तो लगातार डब्ल्यूएचओ ने कहा कि 1000 लोग डायलिसिस पर बने हुए हैं। अगर यही हालात बने रहे तो और ज्यादा भी जो स्थिति है वो बिगड़ सकती है। राहत सामग्री में फ्यूल नहीं भेजा जा रहा है। गाजा में फ्यूल की कमी से 6 हॉस्पिटल बंद हो गए हैं। इन अस्पतालों में लोगों का इलाज चल रहा है। 1000 लोग डायलिसिस पर हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। और इतना ही नहीं, प्री मैच्योर बच्चे भी इसमें शामिल हैं। राहत सामग्री में किसी तरह का फ्यूल नहीं दिया जा रहा है। अब तक कई ट्रकों के द्वारा राहत सामग्री गाजा में भेजी गई है, लेकिन फ्यूल खत्म होता जा रहा है, जिसकी वजह से 6 अस्पताल बंद हो चुके हैं, जिनमें 1000 लोग डायलिसिस पर बने हुए हैं। हमास और इजरायल के बीच युद्ध को आज 19वां दिन हो गया है। स्थिति और ज्यादा बिगड़ती जा रही है। लोगों को मदद की जरूरत है। इसके मद्देनजर डब्ल्यूएचओ ने कहा कि 1000 से लोग डायलिसिस पर बने हुए हैं, लेकिन 6 हॉस्पिटल फ्यूल के चलते बंद हो गए हैं।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुंबई से सटे ठाणे जिले के भिवंडी शहर के महाराष्ट्र डाइंग फैक्ट्री में मंगलवार देर रात आग लग गई। अधिकारियों ने बताया कि आग भिवंडी बागे फिरदौस मस्जिद के पीछे स्थित फैक्ट्री परिसर से भड़की, जिसके बाद कुछ ही समय में आग पास की इमारत में फैल गई। सूत्रों की माने तो आशंका है कि बॉयलर में विस्फोट की वजह से आग लगी। निजामपुर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक ने कहा कि दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के भिवंडी से, जहां दमकल की 2 गाड़ियां आग पर काबू पाने के लिए पहुंची, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपुर में सांसद किरोड़ी लाल मीणा सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्य चुनाव अधिकारी सीईओ प्रवीण गुप्ता से मलारना चोड़ पुलिसकर्मियों की ओर से मारपीट की शिकायत की। इस दौरान उन्होंने विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि मलारना इलाके के लोग लंबे समय से भूमाफिया की समस्या, बिजली पानी की समस्याओं को लेकर विधायक से गुहार लगा रहे थे। विधायक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे थे, जिसके बाद लोगों ने विधायक से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन विधायक बिना जनता से मिले जाने लगे, जिससे लोगों का गुस्सा बढ़ गया। जिसके बाद पुलिस ने निर्दोष लोगों के घरों में घुसकर मारपीट की। मलारना चौड़ के एक अबरार मलारना है और दर्जनों वहाँ के जवान लोग हैं। वहाँ सतत पानी और बिजली की समस्या चल रही थी और ये अबरार मलारना जो है, उनके भूमि पर कोई भूमाफिया ने कब्जा कर लिया था। ये लंबे समय से एमएलए साहब को गुहार लगा रहे थे, तो एमएलए साहब जो दानिश अबरार हैं सवाई माधोपुर के, वो मलारना में आए थे। तो 25-30 गांव के लोगों ने, जिसमें सभी जाति वर्ग के थे, उनसे बात करना चाहा। बार बार आग्रह किया, उन्होंने विनय किया, लेकिन उन्होंने बात नहीं की, गाड़ी से भी नहीं उतरे और इनको झड़काते हुए आगे चले गए। एक टायर गांव के आदमी के पैर पर चढ़ गया, नारेबाजी की, मुर्दाबाद जिंदाबाद जैसे होता है, और एक लड़के ने अपनी जेब से काला कपड़ा दिखाया। बस इतना हुआ। मात्र इससे पुलिस ने ऐसी कार्रवाई की, जब तक एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई थी, कि मलारना चौड़ के दर्जनों घर में पुलिस घुस गई, निर्दोष लोगों को उठा के ले गई। और ये जो बच्चे 5-6 जयपुर से अबरार से मिलने गए थे, जिसमें ST-SC के लोग भी थे, वहाँ की पुलिस ने पीछा किया और डीडवाना में अटक कर मार के इनको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद लालसोट थाने में ले गए। बेरहमी से मलारना डूंगर की पुलिस और लालसोट की पुलिस ने इनको कमरे में बंद करके पीटा। लात, घूंसे, मुक्के, डंडा और बट तक लगाई, जिसकी से गंभीर चोटें भी आई हैं और 1-2 के फ्रैक्चर भी हैं। लहू लुहान हो गए। एक की नाक तोड़ डाली, एक का हाथ टूट गया, एक का पैर टूट गया। पीने को पानी मांगा तो पानी नहीं दिया, पेशाब करने जाना था तो पेशाब करने नहीं गए। मैं सवाई माधोपुर से चालू हुआ तो ये इनको लेके भाग रहे थे। लालसोट के इंचार्ज नाथूलाल मीणा इनको लेके कहीं अज्ञात स्थान पर ले जा रहे थे। मैं आया, भागा और मैंने उनकी गाड़ी को रोका। फिर मैं नागराजावतान थाने इन सभी घायलों को ले गया, वहाँ पर एफआईआर दर्ज कराई पुलिस के खिलाफ, मेडिकल करवाया। अब मैं जो है चुनाव आयोग से प्रार्थना करने के लिए आया हूँ कि राज्य भर में जो सीएमओ की डिजायर से या मंत्रियों की डिजायर से, एमएलए के कहने से, जो पुलिस के अधिकारी, विशेषकर जो पुलिस के थानेदार डीएसपी लगे हुए हैं और दूसरे प्रशासनिक अधिकारी लगे हुए हैं, वो संबंधित विधायक के फेदफुल हैं, उनके लिए काम करेंगे। ऐसे अधिकारियों को चुनाव आयोग हटाए ताकि निष्पक्षता से चुनाव हो। वहीं मुजफ्फरनगर में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के एक आदेश पर हड़कंप मच गया। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की ओर से बिना किसी मान्यता के चल रहे मदरसों को नोटिस जारी कर उसे बंद करने के आदेश दिए गए। नोटिस में कहा गया कि अवैध मदरसे बंद किए जाएं या हर रोज 10,000 रुपये का जुर्माना अदा किया जाए। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को बंद करने के लिए प्रशासन नोटिस भेज रहा है। नोटिस में आदेश का पालन न करने वाले मदरसा संचालकों पर 10,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माने का प्रावधान है। जिले में अवैध मदरसों की संख्या करीब 100 बताई जा रही है।
शुरुआती चरणों में 12 मदरसों को पहचान करके उन्हें नोटिस भेजा गया और मदरसा बंद नहीं करने पर 10,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाने की बात कही गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने विदेशी फंडिंग से चल रहे मदरसों की लिस्ट तैयार करने के लिए SIT का गठन किया है। SIT जिले में बिना पंजीकरण के चल रहे मदरसों का डाटा तैयार कर रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन बोर्ड इस नोटिस का विरोध कर रहा है। मदरसा बोर्ड साल 1995 में उत्तर प्रदेश सरकार के उस प्रावधान का जिक्र कर रहा है जिसमें मदरसों को स्कूल की बनाई नियमावली से अलग कर दिया गया था। बोर्ड के अध्यक्ष इफ्तिखार अहमद जावेद के मुताबिक मदरसा मामलों में शिक्षा विभाग समेत किसी को भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने मदरसों को आम स्कूल न समझने की बात कहते उन्हें अल्पसंख्यक विभाग के अधीनस्थ बताया। मदरसों को मिली नोटिस के मामले में जमीयते उलेमाए हिंद ने भी अपने विरोध के सुर बुलंद करने शुरू कर दिए हैं। जमीयत उलेमाए हिंद के मुताबिक सरकार का कदम संविधान द्वारा मिली धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है। जमीयत उलेमाए हिंद का कहना है कि मदरसों में मजहबी शिक्षा फ्री में दी जाती है और वहां क्लास नहीं चलते। योगी सरकार के कदम के बाद राज्य की सियासत गरमाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। विपक्षी दल मुसलमान वोटों के लिए मुसलमानों का हमदर्द बनने की कोशिश करेंगे और सरकार के फैसले को अल्पसंख्यक विरोधी बताने की हर संभव कोशिश करेंगे। विपक्षी दलों का ये कदम समाज में तनाव पैदा करेगा। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के एक बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। पंजाब में ईसाई समाज ने बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को विवादित बताते हुए मांग की है कि इस पर माफी मांगी जाए। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने रविवार को पंजाब के पठानकोट में अपना दरबार लगाया। इस दौरान उन्होंने पंजाब में सक्रिय ईसाई मिशनरियों को आड़े हाथों लिया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने पंजाब को धर्मांतरण से मुक्त कराने की मुहिम चलाने पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने धर्म परिवर्तन करवाने वाली ताकतों के खिलाफ और कड़ा कानून बनाने की भी वकालत की। हालांकि ईसाई संगठनों ने पंजाब पुलिस में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ अपनी भावनाओं को आहत करने की शिकायत दर्ज कराई है। अपने दरबार में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों से धर्म परिवर्तन की साजिश के खिलाफ जागरूकता की अपील की। उन्होंने कहा कि विदेशी ताकतों मंदिरों और गुरुद्वारों में घुसना बंद करें। उन्होंने पंजाब में सक्रिय मिशनरियों को चेतावनी देते हुए कहा कि वो भोले भाले हिंदुओं को बरगलाना बंद करें। भारत को बाबर नहीं बल्कि रघुबर का देश बताते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने सरकार से अपील की है कि वो धर्मांतरण के खिलाफ बने कानून को और सख्त करें। धीरेन्द्र शास्त्री ने भारत में हो रहे धर्मांतरण के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ बताया। पंजाब को गुरुओं और वीरों की धरती बताते हुए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने वहां जाना अपना सौभाग्य बताया। पंजाब की जनता को प्यार और बड़े दिलवाला बताकर धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों को गुरु नानक के दिखाए गए मार्ग पर चलने की अपील की। एक वायरल वीडियो में उन्होंने कहा कि वो पंजाब में हली उल्लाह वालों को नहीं रहने देना चाहते। ईसाई मिशनरियों द्वारा चलाए जा रहे धर्म परिवर्तन को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन को मिटाने की साजिश करार दिया। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर के इस बयान पर पंजाब के ईसाई संगठनों ने नाराजगी जताई। ऑल इंडिया क्रिश्चियन कमेटी ने इस मामले में अजनाला पुलिस में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। विरोध करने वालों का कहना है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उनके हालेलुया को हली उल्लाह कहा है, जिससे उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। बस हमारा ध्येय पूरे भारतवर्ष में अपनी संस्कृति संस्कार के प्रचार प्रसार का है और सनातन के प्रचार प्रसार का है। और केवल हम यही चाहते हैं कि जितनी भी विदेशी ताकतें हली उल्लाह हैं, ये ना तो गुरुद्वारों में घुसें, न मंदिरों में घुसें, न भोले भाले हिंदू या किसी भी मजहब के व्यक्ति को बहलाए ना बहकाएं। इसीलिए हम केवल जगह जगह जा रहे हैं और हमारा कोई शिकायत में पंडित शास्त्री के बयान को ईसाइयों का अपमान बताया गया। साथ ही 2 दिन की समय सीमा देते हुए धीरेन्द्र शास्त्री को माफी मांगने और बयान वापस लेने के लिए कहा गया।
इतना ही नहीं, 2 दिनों के बाद बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर के खिलाफ बड़े आंदोलन का ऐलान भी किया गया है। जिस तरह से देश भर में धर्मांतरण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उस पर सरकार को बहुत सख्त कानून बनाने की जरूरत है। इतना ही नहीं, ईसाई संगठनों पर हमेशा धर्मांतरण के आरोप लगते आए हैं। ईसाई धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को लालच देकर धर्मांतरण कराने के प्रयास करते हैं, जिस पर विराम लगना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमबी नेटवर्क। तो वहीं मध्य प्रदेश में सपा कांग्रेस गठबंधन पर बोलते हुए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि कमलनाथ विधानसभा चुनाव में पूरी ईमानदारी से गठबंधन करना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं विपक्षी गठबंधन के दोनों घटकों के बीच इस मुद्दे को लेकर बातचीत कैसे पटरी से उतर गई। कमलनाथ ने अखिलेश यादव की उनके नेतृत्व गुणों की प्रशंसा की और कमलनाथ के कहे शब्दों पर असहमति जताई। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि उन्होंने कमलनाथ को सपा के लिए 4 विधानसभा सीटें छोड़ने का सुझाव दिया था, जबकि सपा आधा दर्जन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारना चाहती थी। उन्होंने कहा कि गठबंधन सहयोगियों के बीच दोस्ताना झगड़े होते रहते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि सपा और अखिलेश कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। और पूरा देश कल बेटियों की पूजा कर रहा था। बेटियों के पांव पखारे जा रहे थे, कन्या भोज किए जा रहे थे। मैंने भी बेटियों की पूजा की। हाँ, मैं तो रोज बेटियों की पूजा करता हूं, लेकिन बेटियों की पूजा को उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे में बाला साहब ठाकरे की विरासत के लिए संघर्ष चल रहा है। बाला साहेब ठाकरे ने 1966 में शिवसेना की स्थापना की थी। शिवाजी पार्क में शिवसेना ने पहली रैली की थी। तब बाला साहेब ठाकरे की अगुवाई में शिवसेना ने अपना सफर शुरू किया। साल 2022 में जब एकनाथ शिंदे ने बगावत की, उसके बाद पार्टी में 2 गुट बने। एक गुट उद्धव की अगुवाई में संचालित हो रहा है, तो वहीं दूसरे के नेता एकनाथ शिंदे हैं। एकनाथ शिंदे ने एक साल पहले जब पार्टी तोड़ी, तब उन्होंने शिवसेना के कांग्रेस के साथ जाने का भी हवाला दिया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि उद्धव की अगुवाई में शिवसेना अपने मूल विचार से भटक गई और जिस कांग्रेस और उसकी नीतियों का बाला साहेब विरोध करते रहे, उसी के साथ सरकार बना ली, जिससे कार्यकर्ता नाराज हैं। उधर उद्धव ठाकरे गुट ने एकनाथ शिंदे के आरोपों को खारिज किया। उनका कहना है कि पार्टी कभी अपने मूल से नहीं भटकी। कांग्रेस के साथ सरकार बनाने के बाद भी हिंदुत्व, सावरकर समेत अन्य मुद्दों पर उसकी नीतियों में कोई बदलाव नहीं आया है। तो वहीं जयपुर में गहलोत सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को जितना घमंड था वो टिकट घोषित होने के बाद टूट गया है। बीजेपी काम के आधार पर चुनाव नहीं लड़ रही। अगर बीजेपी में दम है तो उसे अपनी पिछली सरकार के काम के आधार पर चुनावी मैदान में उतरना चाहिए। काम की तुलना की जाए तो इस राज्य को विकसित करने और सार्वजनिक कल्याण करने में कांग्रेस की भूमिका रही। बीजेपी कभी ऐसे मॉडल लागू नहीं कर पाई। बीजेपी ने पूरा प्रयास किया है कि राजस्थान में दंगे फसाद हो जाएं, हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगा करवा दो और वोट ले लो। बीजेपी को जितना घमंड था वो उनके टिकट घोषित होने के बाद टूटा है। भारतीय जनता पार्टी काम के आधार पर चुनाव नहीं लड़ रही। बीजेपी में यदि दम है तो बीजेपी को अपने केंद्र में किए कामों के आधार पर और पिछली जो बीजेपी की सरकार थी वसुंधरा जी की, उसके आधार पर चुनाव मैदान में उतरना चाहिए। इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए। तो वो काम की तुलना करेंगे तो राजस्थान स्टेट को डेवलपमेंट मॉडल बनाने में कांग्रेस सरकार की भूमिका बड़ी। सिर्फ कांग्रेस ने इसको डेवलपमेंट मॉडल स्टेट बनाया। पब्लिक वेलफेयर में सारा काम कांग्रेस की सरकार ने किया। बीजेपी कभी ऐसा मॉडल लागू नहीं कर पाई जिसमें ओपीएस लागू हो गया हो। हर हमने ओपीएस शुरू कर दी। पहला राज्य जहां ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है। अब कर्मचारी का परिवार अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। पहला स्टेट है जहां पे 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन मिलती है। 1000 रुपए मिनिमम पेंशन मिलती है। और यहाँ पर रोडवेज की बस में जब बच्चा एग्जाम देने के लिए जाता है तो फ्री में जाता है। आज बीजेपी खुलकर कहती है कि ये जो सारा काम, इनमें से एक काम बीजेपी हमको बता दे। बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है।
वोट मांगने के लिए। अब बीजेपी वापस पुराने एजेंडे पर आ गई। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए एएमबी नेटवर्क।